अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अगस्त्य की कोमल और धीमी आवाज़ उसकी दोनों आँखों के बीच सुनाई दी। ये देखकर कि उसकी आंखें अभी भी खुली हैं, उसने धीरे से कहा, जल्दी से सो जाओ। इस बार नायरा ने बात मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अगस्त्य के शरीर की फ्रेश एंड प्लीजेंट सैंड सूंघते हुए सो गई। ये अपनेपन का एक ऐसा एहसास था जो किसी भी व्यक्ति को सुकून देता था। अगली सुबह नायरा 9 बजे के बाद उठी। उसने अपना हाथ माथे पर रखा। उसे महसूस हुआ उसका फीवर पहले से बहुत कम था, लेकिन ठंड के लक्षण अभी भी बाकी हैं। वे कंबल उठाकर बैठ गई। जैसे ही वे बिस्तर से उतरने वाली थी, वे हैरान हो गई और सर नीचे करके अपनी बॉडी को देखने लगी। नायरा ने मुलायम रेशमी मैक्सी पहन रखी थी। कल नहाने के बाद वे तौलियों को अपने चारों तरफ लपेटकर सोई थी। उसे बहुत अच्छे से याद था। ये क्या आंटी नीना ने उसके कपड़े बदले, या फिर? अचानक से दरवाज़ा खुल गया। उसने अपना सिर उठाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और अगस्त्य को रूम में आते हुए देखा। ऑटोमेटिक कर्टेन धीरे धीरे खिसककर खुल गए। सुनहरी धूप और उसके शरीर पर पड़ने लगी। नायरा के सामने खड़ा शख्स शांत और हैंडसम स्वभाव वाला लग रहा था। फिर लोगों को इतना चार्म कर देता मानो वे डिजी महसूस करने लगते। अगस्त्य ने उसे बेड पर अजीब से सिली एक्सप्रेशन के साथ बैठे देखा। क्या पहले से बेहतर महसूस हो रहा है? क्या टाइम हो गया, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? नायरा ने ख्याल से बाहर आते हुए उसका जवाब देने की बजाय उससे सवाल पूछा। उसने बात करते हुए अपने पास वाले नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाया। सुबह के 9:30 बजे थे। 9:30 बज चुके थे। हालांकि अगस्त्य राजपूत को हर दिन कंपनी में रहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे जितना याद था वे शायद ही कभी अपना काम छोड़कर ऑफिस की छुट्टी करता था। वे वीकडेज पर भी ज़्यादातर ऑफिस में ही काम करता था। आज कंपनी में बहुत कुछ खास नहीं हो रहा था। अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगस्त्य बेड के पास पर आया और थर्मामीटर उठाकर उसका टेम्परेचर नापने लगा, जबकि नायरा उसे हैरत से देख रही थी। नायरा दिल में खुद को उसके काम में दखल देने के लिए फटकार लगाने लगी। तभी उसने अगस्त्य को कहते हुए सुना, 37.6 डिग्री। तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर। कल रात के मुकाबले अभी इसे बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं है। नायरा ने अपना हाथ उठाकर अपने माथे पर रखा। मुझे लगता है बुखार पूरी तरह उतर आया है ना? अभी भी थोड़ा बुखार है। आज बाहर मत जाना। घर पर रहकर अपनी मेडिसिन खाओ और आराम करो। अगस्त्य ने उसके कंधे को प्रेस किया और उसे वापस से बिस्तर पर ढकेल दिया। तुम्हारा जो भी खाने का मन हो, आंटी नीना से यही मंगवा लेना। इधर उधर मत घूमना। मैं इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं हूँ, और इस टेम्परेचर को तुम बुखार का नाम नहीं दे सकते। नायरा ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब उसे बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। नौकरानी ने दरवाजे पर आकर पुकारा, सर आपके लिए फ़ोन है। अगस्त्य ने नायरा की तरफ देखा। वह उसे अपनी नज़रों से उसे ओबीडियंटली कमरे में रहने की वार्निंग देकर कॉल का जवाब देने के लिए बाहर चला गया। नायरा वापस से उठकर बैठ गई। उसने पास वाली टेबल से गिलास उठाकर पानी पिया, जिससे उसके गले को आराम मिला। फिर उसने टीना को मैसेज भेजने के लिए अपना फ़ोन उठाया। कल उसने टीना से वादा किया था कि आज हॉस्पिटल में उससे मिलने आएगी, लेकिन उसकी इस हालत में अगस्त्य कभी भी उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देगा। इसके अलावा उसकी बॉडी जो ठंड के अगेंस्ट वीक थी, उसकी देखभाल करनी भी तो ज़रूरी थी। हर बार थोड़ी सी ठंड लगने पर इतनी तेज़ फीवर आना अच्छा नहीं था। वे इतनी नाजुक नहीं हो सकती थी। डाउन स्टेयर्स। अगस्त्य राजपूत ने चाय की टेबल पर हैंडसेट को देखा। वह संगमरमर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला आया। उसने धीरे से पूछा, किसकी कॉल है? नौकरानी ने रेस्पेक्टफुली उत्तर दिया, मिस आंचल जिंदाल की। अगस्त्य के कदम रुक गए। वह नौकरानी की ओर मुड़ा और उसे शांति से देखने लगा। नौकरानी ने हड़बड़ाहट में तुरंत जवाब दिया, अर्लियर मिस आंचल ने अचानक कॉल की। ओरिजिनली मैं भी क्यूरियस थी कि उन्होंने मैडम के नंबर पर फ़ोन करने की बजाय घर के नंबर पर क्यों कॉल की। बातों में मेरे मुंह से निकल गया और मैंने उन्हें बता दिया कि मैडम बीमार हैं। उसके बाद आंचल जी ने आपके बारे में पूछा कि आप कंपनी गए हो या नहीं। मैंने बता दिया कि आप घर पर ही हो और मैडम का ख्याल रख रहे हो, तो उन्होंने मुझे आपको फ़ोन पर बुलाने के लिए कहा। अगस्त्य के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उसने फ़ोन को नहीं उठाया, बल्कि कोल्डली कहा, फ्यूचर में अगर कभी भी मिस आंचल जिंदाल का फ़ोन आए तो मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरानी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मैं समझ गई सर, तो इस फ़ोन कॉल का क्या?
उसको कहो कि मैडम की हालत अब पहले से ठीक है। मुझसे नायरा की सिचुएशन के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वे रियलिटी में परेशान है तो फिर खुद नायरा को कॉल करके बात कर ले। अगस्ती इतना कहकर वापस मुड़ गया। आंचल अभी भी कॉल की दूसरी तरफ उसका इंतज़ार कर रही थी। अगस्ती को फ़ोन उठाने पर वे उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी। उसने पूरा प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। राइट नाउ वे राजपूत गार्डन नहीं जा सकती थी। हालांकि वे वहां नहीं जा सकती, पर अभी भी वे अगस्ती से बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। नायरा में आए अचानक बदलाव बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे, मगर उसे पता नहीं था कि अगस्ती इस बारे में क्या राय रखता था। उस दिन नायरा ने उसे कहा था कि अब वे उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, लेकिन जो हरकतें और चीज़ें उसने पहले की थी वे सब हद से बाहर थी। क्या अगस्ती राजपूत सब कुछ बर्दाश्त करके भी इस रिश्ते को कायम रखना चाहता था? हेलो मिस आंचल जी, आई एम सॉरी, मिस्टर अगस्ती जी फ़िलहाल मैडम का देखभाल कर रहे हैं, वे आपका फ़ोन नहीं उठा सकते, नौकरानी ने आराम से पोलाइटली कहा। सर का कहना है अगर मिस आंचल जी को मैडम जी की बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मैडम के खुद कॉल करके पूछ सकती हो। नौकरानी ने अगस्त्य के शब्दों को नर्म और पोलाइट वे में आंचल तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि आंचल उन शब्दों में छुपे हिडन मीनिंग को समझ गई। साफ जाहिर था वो उससे बात नहीं करना चाहता था। इससे पहले उसने फ़ोन पर अगस्त्य के पास आने की आवाज़ सुनी थी। वह फ़ोन उठाने के लिए नीचे तो आया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। पास्ट में भी अगस्त्य ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। वे बार बार राजपूत गार्डन जाती ताकि वह उसके सामने ज़्यादा मौजूद हो सके और फिर उसकी अच्छाइयों को देख सके। आफ्टर ऑल वे कैसे भी एक्ट करे, वे नायरा से तो अच्छी ही थी जो हमेशा अनरीजनेबल हरकतें करती और डिवोर्स पर जोर देती। श्योरली सूनर और लेटर उसके दिल में उसके लिए फीलिंग पैदा हो ही जाती। हालांकि उसे अभी और ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत थी और अब वे राजपूत गार्डन में एंटर नहीं कर सकती थी। उसके पास अब अगस्त्य के पास जाने का कोई और चांस नहीं बचा था। अब जब उसने फ़ोन उठाने से भी मना कर दिया तो उसे नायरा और अगस्त्य के बीच के डेवलपमेंट का कैसे पता चलेगा? गुस्से की वजह से आंचल का चेहरा बिगड़ गया। वे गुस्से में बोली, तुमने मेरा मैसेज कैसे दिया था? क्या मैंने नहीं कहा था मुझे अगस्त्य जी को कुछ ज़रूरी बातें बतानी है? और मुझे अपनी बहन की सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है। जब भी उसे ठंड लगती है ऐसा ही होता है, इसमें नया क्या है? मुझे और ज़्यादा पूछने की क्या ज़रूरत है? जाओ और अगस्त्य जी से कहो मुझे उनसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिस आंचल जी, अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम है तो प्लीज़ सर के या नायरा जी के नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। इस हैंडसेट पर आम तौर पर केवल राजपूत फैमिली के बुज़ुर्ग लोग ही कॉल करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास और भी काम है जो मुझे ज़रूरी करने हैं। रोकनानी ने जल्दी से इतना कहकर कॉल काट दी। हेलो तुम्हें किसने कॉल काटने की इजाज़त दी? यू? फ़ोन कटने की आवाज़ सुनकर आंचल का मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। उसने मोबाइल को ज़ोर से बेड पर फेंक दिया। बचपन से ही वे नायरा से अपने पिता के प्यार के लिए झगड़ा करती थी। हालांकि अंत में वे हमेशा उसे ही प्राथमिकता देते। अगस्त्य जिसे शादी करने वाली वे क्यों नहीं थी? क्यों नायरा बिना किसी मेहनत और एफर्ट्स के सब कुछ पा लेती? क्या पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑब्वियस थी? क्यों अचानक से नायरा ने उसे घर से बाहर फेंक दिया? भले ही नायरा ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, मगर आंचल महसूस कर रही थी कि उसके बिहेवियर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया था। लेकिन अगर बदलाव आया भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगस्त्य जी और नायरा के रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन अगस्त्य राजपूत मेरा होकर रहेगा। दी एंड। हेलो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम जानेंगे अगस्त्य ने मिस नैना को क्या सज़ा दी। आपको याद है मिस नैना? तो गैस करते हैं। मैं आपको 3 गैस देती हूँ। फर्स्ट, वो उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा। सेकंड,